हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद सगीर में। दोस्तों, आज हम लोग सीटीपी का सीटेट पेपर फर्स्ट यानी जो क्लास 1 से क्लास 5 के लिए होता है, प्रीवियस ईयर का पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, सीटीपी में सीटेट में 30 प्रश्न पूछा जाता है ना? जो आपके अभ्यास करने में मदद मिलेगा और आप साथ-साथ मिलाते चलिए और लास्ट में 30 प्रश्नों में आप ईमानदारी से कितना प्रश्न जो है आप सही अटेंड किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। ऑप्शन 1 सरल से जटिल की तरफ होता है। ऑप्शन 2 अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है। ऑप्शन 3 वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है। ऑप्शन 4 विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सरल से जटिल की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है? ऑप्शन ए आरंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरी अवस्था, ऑप्शन 4 प्रसव पूर्ण अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी आरंभिक बाल्या अवस्था। यह जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन 2 समायोजन, ऑप्शन 3 समावेशन, ऑप्शन 4 अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं? वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। ऑप्शन 1 संवेदी चालक, ऑप्शन 2 पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 4 औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी संवेदी चालक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? ऑप्शन 1 जीववादी चिंतन, ऑप्शन 2 केंद्रीकरण, ऑप्शन 4 वस्तु अस्तित्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जीववाद चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाशगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? ऑप्शन 1 समीप्त विकास का क्षेत्र, ऑप्शन 2 स्कीमा, ऑप्शन 3 पाढ़, ऑप्शन 4 सामाजिक अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये स्कीमा जो है ये जीन पियाजे का है, लेव वाइगेस्की का नहीं है। ठीक है, लेव वाइगेस्की द्वारा प्रतिपादित जो है ना ये नहीं है ना, ये तीनों है लेकिन स्कीमा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? ऑप्शन 1 विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करना, ऑप्शन 2 है ना वांछनीय व्यवहार को ईमान द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ऑप्शन 2 उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन देना, ऑप्शन 4 उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ या आलम्बन देना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? ऑप्शन 1 नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, ऑप्शन 2 दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, ऑप्शन 3 कानून और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्यों का पालन करना, ऑप्शन 4 अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1 ये नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन 1 बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए
बाध्य किया जाता है। ऑप्शन 2, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नमीकरण व पृथक्करण किया जाता है। ऑप्शन 4, बच्चे ईमान को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चों उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं को पा सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हॉवर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? ऑप्शन 1, सामान्य बुद्धि। ऑप्शन 2, भाषाई बुद्धि। ऑप्शन 3, भौतिक बुद्धि। ऑप्शन 4, विशिष्ट बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भाषाई बुद्धि, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। ऑप्शन 1, प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2, हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 3, नकारना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1, जेंडर भूमिका में लचीलापन। ऑप्शन 2, जेंडर समानता। ऑप्शन 3, जेंडर गतिशीलता। ऑप्शन 4, जेंडर प्रारूप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जेंडर प्रारूपता को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों को के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन 1, विभेदित निर्देश। ऑप्शन 2, मानकीकृत निर्देश। ऑप्शन 3, उद्दीपन। ऑप्शन 4 में दिया है अनुबंधन। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक होगा विभेदित निर्देशन दिखलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? ऑप्शन 1, वस्तुनिष्ठ प्रत्याह्वान प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं। ऑप्शन 2, सहयोगात्मक परियोजनाएं। ऑप्शन 3, मानकीकृत परीक्षाएं। ऑप्शन 4, मानक संदर्भित परीक्षाएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सहयोगात्मक परियोजनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन 1, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। ऑप्शन 2 में दिया है शिक्षकों को सौंपे गए कार्य में से एक कार्य को पूरा करना। ऑप्शन 3, रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना। ऑप्शन 4 में दिया है कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए कहना, चाहे बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 15 का जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख लिए हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगा है इसे टाइप करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों और अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? ऑप्शन 1, समावेशन। ऑप्शन 2, नमीकरण व पृथक्करण। ऑप्शन 3, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन 4, बहिष्करण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी समावेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करें कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में संस्कृति संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है ना। ऑप्शन 1 में दे दिया है, यहाँ पे दे दिया है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूलन
गतिविधियों का आयोजन करना। ऑप्शन 2 में दिया है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 में केवल प्रभावित संस्कृति के त्योहार मनाना। ऑप्शन 4 हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना व सम्मान देना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना? यानी केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो जो से जूझ रहे हैं। ऑप्शन 1 गुणज वैकल्य, ऑप्शन 2 पठन वैकल्य, ऑप्शन 3 श्रवण बाधिता, ऑप्शन 4 लेखन वैकल्य। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पठन वैकल्यन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन-सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? यानी श्रवण बाधित यानी जो जो बच्चा सुन नहीं पाता है, उसके लिए है ना, कौन-सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है कह रहा है। श्रवण किताबें ये तो सही है ना? मुद्रित पुस्तकें, है ना? उप्स उपशीर्षक वाले वीडियो ये सही है। त्रि-आयामी चार्ट और मानचित्र ये भी सही है ना? वो तो सुन नहीं सकता है, देख तो सकता है ना? लेकिन मुद्रित पुस्तकें ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर जो होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर स श्रव्य किताब है ना? सुनने वाला ये होगा आपका, ये सुनने वाला है ना? तो वो तो सुन नहीं सकता है, तो सुनने वाला किताब क्या होगा? तो ये गलत है इसके लिए। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, ये तो हो जाएगा, ठीक है? ये सही है, लेकिन ये जो है ना श्रवण बाधित के लिए ये भी पुस्तक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक शिक्षिका होना चाहिए ना यहाँ पे, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? ऑप्शन 1 रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, ऑप्शन 2 सही मिलान करने वाले प्रश्न, ऑप्शन 3 सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न, ऑप्शन 3 खुले जवाब वाले। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 20 का जो राइट आंसर जो उसको होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी खुले जवाब वाले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 तो 21 कह रहा है यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 उन्हें नकारा चाहिए। ऑप्शन 3 उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ऑप्शन 4 उनकी अपेक्षा की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3 उन्हें आगे बढ़ाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों 1 नंबर में दिया है चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, ऑप्शन 2 पढ़कर व लिखकर, ऑप्शन 3 बोलकर व सुनकर, ऑप्शन 4 सोचकर व मनन करके, है ना? तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 2 में दिया है 3, 4, ऑप्शन 3 में 1, 3, 4, ऑप्शन 4 में दिया है 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये सभी सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो कह रहा है कि किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं? ऑप्शन 1 शिक्षक शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय हस्तांतरीकरण पर बल देता है। ऑप्शन 2 शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं। ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 में दिया है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देते हैं। ऑप्शन 4 में दिया है शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षक जो है बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देते हैं, है ना? क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक संस्कृति संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन 1 अपनापन, ऑप्शन 2 हीनता, ऑप्शन 3 क्रोध, ऑप्शन 4 अलगाव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अपनापन का भाव प्रकट होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है? ऑप्शन 1 तार्किक सोच से, ऑप्शन 2 निष्क्रिय अनुसरण से, है ना? ऑप्शन 3 प्रतिक्रिया से, ऑप्शन 4 प्रकार्यात्मक
स्थिरता से। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी तार्किक सोच से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। ऑप्शन 1 सीखने सिखाने प्रक्रिया में बेहद हानिकारक है। ऑप्शन 2 बच्चों के अविवेक चिंतन को दर्शाती है। ऑप्शन 3 बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है। ऑप्शन 4 वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 27 इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि उसकी रुचि की नहीं है। ऑप्शन 1 आनंद, ऑप्शन 2 उत्सुकता, ऑप्शन 3 उत्साह, ऑप्शन 4 उब। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी बच्चा उब उब, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कथन ए बच्चों में सजा का डर पैदा करने सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। कारण आर ईमान व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। सही विकल्प चुनिए। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए दिया है, है ना? ए दिया है और अच्छा ए दे दिया है, आर दिया है कि ईमान व सजा अर्थपूर्ण सीखने के बेहद प्रभावशाली है। तो सही विकल्प चुने। ऑप्शन 1 में दिया है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 2 में दिया है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 3 में दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है ना? और 4 में दिया है, ऑप्शन 4 में दिया है कि ए और आर दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए और आर दोनों गलत है ना? बच्चों में सजा का डर पैदा करने सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। बच्चों में तो कभी डर पैदा करना ही नहीं चाहिए, तो ये भी ए वाला भी सही है, गलत है। आर वाला ईमान व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली होते हैं। इनाम तो सही है लेकिन सजा जो है कि ये गलत है, तो दोनों गलत होगा। तो इसलिए ऑप्शन 4 ए और आर दोनों गलत है, ये ऑप्शन 4 जाएगा। ठीक है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 29 सॉरी, कि निम्न में कौन-सा कारक सीखने को प्रभावित करता है? ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 विद्यार्थियों की अभिरुचि, ऑप्शन 2 संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, ऑप्शन 3 में दिया है विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर। तो क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे दे दिया है आपका 4 में दिया है सीखने सिखाने की पट पद्धतियाँ, ठीक है? सीखने-सिखाने की पद्धतियाँ। ऑप्शन 1 में दिया है 1 और 2, 1 और 4, 2 और 3, 1, 2, 3, 4। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सभी होगा। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 हो गया है। निम्न में कौन-सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्त वातावरण व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाती है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत कारकों को कारकों नहीं कारकों का परिवेश के तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन 2 में दिया है तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 3 में दिया है व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर है ना शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 4 में दिया है कि वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्म सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों अगर आप वीडियो को देख लिए हैं यहाँ तक तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।